always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 11th जो है उसका मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, क्या उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए और क्या हमें उसकी थ्योरी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, वो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो अभी जो हम इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं, उसकी बेसिक हम डिटेल देखने वाले हैं, वो हमारा किसके ऊपर हमें किस चीज़ के लिए चाहिए रहेगा, वो हमें एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने के लिए चाहिए रहेगा। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है ये रहेगा बेसिक हमारा 9.2 का। तो इसके अंदर पहला टॉपिक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं। एपी क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसका दूसरा नाम होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस कह लो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह लो, दोनों क्या होते हैं? सेम बात होती है। ठीक है, तो इसके क्या है? दो नाम है। तो समझते हैं ये होता क्या है। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 सो ऑन AN एंड अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, आपको बोला है कि एक सीक्वेंस है इस तरीके का, A1 A2 A3 AN तक चलता रहेगा, और ये AN तक खत्म नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक, यानी कि कितने भी टर्म्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ये एक सीक्वेंस है। इसे आप अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे यदि A ऑफ n प्लस में 1, ये जो दिखाई दे रहा है ना छोटा सा n+1, ये क्या होता है? ये हमारी टर्म होती है। जैसे कि A2 है, तो ये जो 2 है ये डिनोट कर रहा है कि कौन सी टर्म है, ये सेकंड टर्म है। उसी तरह n+1 तरीके से इसको निकाला जाता है। जैसे कि अगर ये A2 है तो A2 का मतलब कैसे हुआ, क्या बनेगा? ये हो जाएगा AN+1, यानी कि 1+1। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि A1 प्लस में 1। ये नहीं है कि ए पूरा वाला 1 और उसके बाद प्लस में ऐड, नहीं, ये नीचे हमारे पास सब्सटीट्यूट की तरह काम कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है ये। तो क्या है? ये A2 यानी कि सेकंड टर्म। तो ये जो वैल्यू है ये डिनोट कर देगी कौन सा टर्म है सीक्वेंस के अंदर। इस इक्वल्स टू इसको निकालते कैसे? इसे निकालते हैं AN प्लस में D। तो ये जैसे मैंने लिखा ना A2 को कैसे लिखा? A1 प्लस में 1। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये नीचे, आप सीधे ऐसे नहीं कर सकते A1 लिखा और उसमें 1 ऐड कर दिया, नहीं। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं n प्लस में d। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे निकलेगा A1 प्लस में d। अब ये जो d होता है ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, इसको भी देखते हैं। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी क्या होगी? ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, ये जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Where A1 is called the first term and the constant term D is called the common difference of the AP। जहाँ पे ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे यदि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और यहाँ पे ये जो A1 है इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म को। और जो कॉन्स्टेंट टर्म D है, ये जो आपको D दिखाई दे रहा है, ये हमारा डिफाइन करता है कॉमन डिफरेंस को, यानी कि दो जो टर्म है हमारे पास AP की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो टर्म है, यहाँ पे ये दो टर्म है, इनके बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कॉमन कांस्टेंट नंबर आएगा उसे आप कॉमन डिफरेंस कहोगे। कि जो हर एक टर्म है एपी की, जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है उसके बीच में क्या कॉमन एक कांस्टेंट है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है, उसे आप डी से, छोटे डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जो लेटर होता है डी, उससे आप इसको डिनोट करोगे और उसे आप कॉमन डिफरेंस कहोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा है A, प्लस डी प्लस में A प्लस में 2D। तो A क्या होता है हमारा? अगर सिंपली A लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है? A1 है। ठीक है, तो A1 क्या होता है? A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और उसके बाद ये जो D दिखाई दे रहा है ये क्या होता है जी? हमारा कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए ये मैंने यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीक्वेंस एक नंबर के टर्म में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 4, 6 और 8 और सो ऑन, यानी ये जो सीक्वेंस है ये खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ कि भाई बताओ मुझे, यहाँ पे ये जो आपके पास सीक्वेंस लिखा है इसमें A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कौन सी है? आप कहोगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास D की वैल्यू मुझे बताओ, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, आप क्या करोगे? बेसिकली आपको एक टाइम पे दो जो टर्म है उनको माइनस करना है। जैसे कि ये वाली टर्म है 4 और ये जो बाद वाली टर्म है ना, इससे पहले वाले को माइनस करना है। यानी कि D कैसे निकाल सकते हो? A2 माइनस में A1 निकाल सकते हो। D कैसे निकाल सकते हो? A3 माइनस में A2 निकाल सकते हो, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस में 2 कितना है? 2 आया। ठीक है,
और 6 माइनस में 4 कितना है, 2 आया। आपको 2 बार ऐसे करके देखना पड़ता है डी निकालने के लिए कि क्या वैल्यू हमारा कांस्टेंट सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस तो तभी कहोगे ना जब हर एक टर्म के बीच में उतना ही सेम कांस्टेंट डिफरेंस है, तभी तो आप उसको कॉमन कह सकते हो, तभी तो वो डिफरेंस हर एक टर्म के लिए कॉमन होगा। इसलिए एक टाइम पे आपको 2 बार ही चेक करना है कि क्या डी की वैल्यू सेम आ रही है। आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, एक समय पे 2 टर्म को चेक किया और 2 पेयर हमने चेक किए, और जो डिफरेंस है वो हमारा भाई 2 आया, यानी कि दोनों टाइम सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो हमारे पास वैल्यू है डी की कॉमन डिफरेंस की वो कितनी है, 2 है, और हमारा फर्स्ट टर्म a1 क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से टर्म निकालते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं an+1 = an+ में d। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आपको पता चल गई कि 2 है। ठीक है, a1 की वैल्यू हमें पता चल गई 2 है। अगर मान लो आपको a2 की वैल्यू नहीं गिवन, आपको सिर्फ a1 गिवन है और मान लीजिए आपको d भी दे रखा है, अगर मैं आपसे उस समय a2 की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करोगे, a1 प्लस में d करोगे। a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, प्लस में d की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको 2 दे रखी होगी, अगर ये सीक्वेंस होगा तो प्लस में 2 करोगे, तो a2 यानी कि सेकंड टर्म कितना आएगा, 4 आएगा, आया ना 4। तो उसी तरीके से ये लिखा है a1 कितना है, 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी a प्लस में d, यानी कि 2 प्लस में 2 हो जाएगा 4, उसके बाद आएगी a प्लस में 2 इंटू में d। तो 2 इंटू में d कैसे आ रहा है वो यहाँ पे समझेंगे हम, ये हमारी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास यही हमारे पास आएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2d है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये वाली टर्म कैसे आई, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में d, यानी कि 2 इंटू में 2, तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा जी 4, 4 प्लस में 2 हो जाएगा 6। आ गई ना अगली टर्म। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा a प्लस 3d, उसके बाद आएगा a प्लस 4d, तो ये भी क्या रहेगा, चलता रहेगा। और इसकी जो आखिरी टर्म आएगी जिसे हम कहेंगे nth टर्म, क्या कहेंगे, nth टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द जनरल टर्म फॉर गिवन एपी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, nth टर्म और जो जनरल टर्म होती है ना वो एक ही बात होती है, यानी कि दोनों एक ही चीज का नाम है। जो nth टर्म है यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो हर एक टर्म के लिए क्या हो, एक सही वैल्यू लेके आए, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए हर एक टर्म की करेक्ट वैल्यू आए, उसे हम nth टर्म कहते हैं, या फिर आप उसे जनरल टर्म कह सकते हैं। तो किसी भी एपी की एक जनरल टर्म या फिर nth टर्म कह लीजिए क्या होती है कि जो इसका nth टर्म होता है यानी कि an, nth टर्म यानी कि यहाँ पे n आएगा, ये हमारे डिनोट करते हैं ना टर्म को, ये जो छोटा नीचे सब्सटीट्यूट है, तो nth टर्म के लिए an हो जाएगा। ये कैसे निकालते हो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऐड करते हो प्लस में, ये जो nth टर्म होती है इसे पहले वाली टर्म लिखते हो, यानी कि n-1 और इंटू में d। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है ना। देखो अगर ये कैसे लिखा मैंने, a प्लस में d कैसे लिखा है मुझे बताओ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, a, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a ही है, प्लस में n-1, तो ये कौन सी टर्म थी, a1 थी, तो n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1-1। ठीक है, और यहाँ पे d कितना है, यहाँ पे हमारे पास कोई d प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास सीधा d लिख दो, तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये वाली वैल्यू कैसे आई हमारे पास a1 की, ये हमारे पास आती है a से, यानी कि हमारे पास कैसे आई, यहाँ पे 1-1 0 हो जाएगा इंटू में d, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास a1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, a कैसे आया हमारे पास, ऐसे आया। ये वाला कैसे आया हमारे पास, तो आपको क्या करना है, इसे पहले वाली टर्म को माइनस कर देना है। देखो ये क्या हमारे पास सेकंड टर्म है, यानी कि क्या ये a2 है, तो a2 के अंदर a तो हमारे पास a रहेगा, प्लस में n की जगह सेकंड टर्म है, तो ये हो जाएगा 2-1 इंटू में d, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 2-1 1, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस में d, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, a2 आ गई, a1 हमारे पास ऐसे आया है ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a आएगा उसके पास, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो n की जगह हमने 1 पुट किया। अगर सेकंड टर्म के लिए निकाल रहे हो तो n की जगह 2 पुट किया, तो हमारे पास a प्लस में d आए। इसी तरीके से ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा खिचमिच हो गया है, कोई बात नहीं, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे वैसे आप भी नोट कर लेना अगर नोट कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको समझा देती हूँ बस यहाँ पे, है ना। तो अब नेक्स्ट आता है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी तो हमने समझ लिया क्या होता है ना। अब आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर आप क्या करते हो कि हर एक जो टर्म है हमारा एपी का, फॉर एग्जांपल आपने लिया 2, 4, 6 और 8, अगर आपको बोल दिया कि आप क्या कर सकते हो कि हर एक टर्म में अगर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हो, तो भी वो हमारे पास जो सीक्वेंस है फिलहाल ये एपी में है, तब भी अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो जो नया एपी का एक सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। चेक कर लेते हैं, 1 1 ऐड कर देते हैं हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा 3,
ये हो जाएगा जी आपके पास 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। अभी भी आप देख सकते हो क्या ये एपी में है, यस ये एपी में है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों समय, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, हमारे पास एक एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर कह लो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो आपने फर्स्ट चीज तो वेरीफाई कर ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। नाउ सेकंड हमारे पास जो वेरीफाई करनी है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एपी की। If a constant is subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP। अगर आप क्या करते हो, इसमें से आप माइनस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मान लेते हैं कि हमारे पास 3, 5, 7 और 9 हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। आपको क्या बोला है कि हर एक टर्म में से अगर कांस्टेंट को माइनस करोगे तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर हर एक टर्म में से -1 कर दोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब क्या ये हमारे पास एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि ये भी एपी है, तो हमने ये भी वेरीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। If each term of an AP is multiplied by a constant, then the resulting sequence is also an AP। ठीक है जी, ये भी चेक कर लेते हैं। मान लो जी हर एक जो टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास जो है 2, 4, 6 और 8 चेक करते हैं कि अगर हम इसको एक कांस्टेंट नंबर से हर एक टर्म को, ऐसा नहीं है कि आप पहली टर्म को किसी और ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेकंड को किसी और ही से कर रहे हो, नहीं, ये अलाउड नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद चेक करना है कि ऐसा करने के बाद जो नया सीक्वेंस आया है क्या वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हम इसको हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर अब आप करते हो कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो आप देखोगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, आपके पास 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। हर एक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी कि हमने जब मल्टीप्लाई किया किसी भी कांस्टेंट से हर एक टर्म को, तब भी जो नया रिजल्टिंग हमारे पास एपी है, जो सीक्वेंस आया उस समय तो सीक्वेंस आएगा, लेकिन अभी हमने चेक किया कि उस समय वो क्या आएगा, एपी ही आएगा, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई होगी। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप डिवाइड करते हो तो नॉन जीरो से ही करोगे, क्योंकि जीरो से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये हमारे पास गिवन है कंडीशन कि भाई आपको नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। अगर आप क्या करते हो, ये जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 12 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 16 डिवाइड में 2। आपके पास फिर से ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा ऐसा करने से, 2, 4, 6 और 8। अब देख सकते हो कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, एक जो ऑलरेडी हमें एपी प्रोवाइडेड था, आपने हर एक जो उसकी टर्म है आपने उसको किसी भी कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट नंबर से जो जीरो के इक्वल नहीं है उसको डिवाइड किया, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास सीक्वेंस आया वो भी हमारा एपी आया। तो ये भी आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी है। अब नेक्स्ट हम कुछ नोटेशंस देखेंगे, यानी कि कुछ सिंबल देखेंगे जो आप एपी के अंदर, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे यूज करोगे उस समय क्या हमारे पास जो नोटेशंस हैं वो किस चीज़ को डिनोट करने वाले हैं। तो जो ए है यहाँ पे मैंने बताया, अगर ए होगा तो उसको A1 लिखा जा सकता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, ठीक है। L किस चीज को करेगा, लास्ट टर्म को। D किसको करेगा, कॉमन डिफरेंस को। N किसको करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को। और Sn किसको करेगा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। देखो यहाँ पे A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, L क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। A तो हमें पता चल गया भाई पहला टर्म है। नाउ L क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, N क्या हो गया, N हमारा नंबर होता है ना, N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, N फॉर नंबर, सो N फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। Sn, S फॉर सम एंड N फॉर, यानी कि N हमारे पास टर्म है और उनका क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, और जो एपी के अंदर प्रोवाइडेड है ये टर्म्स, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ नोटेशन है एपी के अंदर। अब इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज पे इसका और इंट्रोडक्शन बचा है, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया है, मान लीजिए आपके पास ये एपी गिवन है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि एपी कैसे है, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा। हर एक टर्म के लिए यही कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी कि ये क्या है, एपी में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है। ये क्या आपके पास लास्ट टर्म है, ये भी मैंने आपको बताया था ये कैसे लास्ट टर्म आती है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो किस तरीके से लिखी जाती है ना, आपको समझा दिया ये भी मैंने। तो देखो आपने क्या करना है, अब ये आपके पास मान लेना आपने कि ये क्या है, एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब जो एल है हमने माना था ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, देखो
तो लास्ट टर्म को आप कैसे निकालोगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। आपकी एक्चुअली में जो nth टर्म होती है ना, जैसे nth टर्म होती है वो जो जनरल फार्मूला होता है वो हर एक टर्म के लिए लागू होता है, उसी तरह जो l है यानी कि जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ये भी जनरल लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, यानी कि हर एक जो AP है उसके अंदर आप इस फॉर्मूले की मदद से लास्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका l यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्या करोगे, पहली टर्म को ऐड करोगे प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d कर दोगे। ठीक है जी, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। अगर आपको ये एपी गिवन है यहाँ पे और कंटिन्यू नहीं गिवन है तो आखिरी टर्म कितनी है, 6 है। निकाल के देखते हैं निकलती है या फिर नहीं निकलती है। ठीक है, तो अगर आपको एल टर्म निकालनी है, मान लीजिए आपको बोला है कि इसके अंदर टोटल कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 4 भी टर्म गिवन है, आपको 3 प्रोवाइडेड है, आपको बोल रखा है कि आपको A4 फाइंड करनी है, ये आपकी लास्ट टर्म होगी इस सीक्वेंस के लिए। अब आपको तो नहीं पता कि A4 की जगह क्या आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो एल की वैल्यू यानी कि यहाँ पे एल कितना है, A4 है, हमें पता है फोर्थ टर्म लास्ट टर्म होगी। ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, प्लस में अब आपको फाइंड कौन सी करनी है, फोर्थ करनी है। तो एन की जगह कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस में 1 करना है और इंटू में डी कर देना। आपको डी कैलकुलेट करना आता है कैसे, 4 माइनस 2 या फिर 6 माइनस में 4 क्या आ रहा है, सेम वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि डी क्या है, 2 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी A4 की, 2 प्लस में ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 इंटू में डी। अब इंटू में डी की जगह कितना आएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आई यानी कि इंटू में 2। तो A4 यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म है इस समय, फोर्थ टर्म कितनी आएगी, 2 प्लस में 6 आएगी यानी कि 8 आएगी। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 8 ही आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले से हम L यानी कि लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सीक्वेंस है जिस समय वो AP में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको SN यानी कि सम फाइंड करना है, अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो इस तरीके से फॉर्मूले से वैल्यू निकल जाएगी। अभी आपके सिलेबस में इसका कोई थ्योरम वगैरह नहीं है या फिर इसका प्रूफ नहीं है, तो आप सीधा याद रख सकते हैं कि सम कैसे निकालते हो, n डिवाइड में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। या फिर आप सीधा लिख सकते हो सम कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड में 2, या फिर आपको जितनी भी टर्म्स प्रोवाइडेड है ना, जैसे मान लीजिए आपको 4 टर्म प्रोवाइडेड है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, डिवाइड में 2 करोगे, इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म कर दोगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये हार्ड नहीं है। आपको ना तो इसमें कोई थ्योरम है ना ये आपको कोई पूरा आपको प्रूफ करना है, सिंपल आप याद कर सकते हो। देखो अगर आपको मैं 2 बस टर्म बोल दूँ कि भाई मेरे पास ये टर्म है, आप मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि सम क्या रहेगा इन टर्म्स का, यू कैन ईजिली से कि इनकी वैल्यू आएगी 6। लेकिन अगर आपको अनगिनत टर्म्स गिवन हो, बहुत ज़्यादा टर्म गिवन हो, इस तरीके से कोई एक सीक्वेंस गिवन हो जिसके अंदर आपको बीच में बहुत सारे टर्म्स गिवन हो और सीधा लास्ट टर्म गिवन हो, तो उस समय आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिस समय आपको लास्ट टर्म गिवन है। लेकिन जिस समय लास्ट टर्म गिवन नहीं है, आप उस इस वाला फॉर्मूले से इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो मीन का मतलब हम क्या समझते हैं कि किसी को मतलब हाफ में डिवाइड कर देना, राइट। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि गिवन 2 नंबर्स, मान लीजिए A और B आपके पास 2 नंबर है, वी कैन इंसर्ट A नंबर A। यहाँ पे आप कोई भी देखो, आपको क्या गिवन है, 2 नंबर गिवन है A और B। आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक नया नंबर A एग्जिस्ट करवा सकते हो, इनके बीच में आप इंसर्ट कर सकते हो एक A नंबर, इस तरीके से कि जो A कॉमा B ये 2 नंबर थे, इनके बीच में आपने A को ऐड कर दिया है, इज एन AP। आपको इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो कि इसको ऐड करने के बाद सीक्वेंस को कोई फर्क ना पड़े, दोनों नंबर जो है तीसरे नंबर को बीच में इंसर्ट करने के बाद एक AP ही फॉर्म करें, यानी कि ये जो आपने बीच में नया नंबर इंसर्ट किया है इसे आप अर्थमेटिक मीन कहते हो। ठीक है जी, और हाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पे कि जब आप अर्थमेटिक मीन की बात करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही नंबर कोई ऐसा है जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बस कंडीशन ये रहती है कि दोनों नंबर के बीच में आप जितने चाहे उतने नंबर ऐड करो, लेकिन उनको ऐड करने के बाद जो आपका सीक्वेंस है वो AP ही रहना चाहिए। ठीक है, और जो AP है इसके बीच में आप जितने भी नंबर को ऐड करने वाले हो वो उसका अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, यानी कि A.M, यानी कि AM जो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया अर्थमेटिक मीन का। तो हम आगे देखते हैं कि आखिर ये जो अर्थमेटिक मीन है हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ 2, 3 एंड 5, राइट। अगर मैं बोलती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपको ऐड करना है। तो आप मान लीजिए ये आपका A नंबर है, ये आपका B नंबर है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनके बीच में कुछ ऐड करना है, कोई नया नंबर, ताकि ये क्या रहे AP में ही रहे। तो आप क्या कर सकते हो
कि आप जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि आप ये जो नया नंबर है ये ऐड कैसे कर सकते हो, a प्लस में b डिवाइड में 2 कर सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस में कितना है ये 5 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस में 5 हमारे पास 8 हो जाते हैं और डिवाइड में 2 करोगे तो 4 आएगा, यानी कि इनके बीच में कौन सा नंबर ऐड होगा 4 होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो नया नंबर आपने ऐड किया 4, इसको ऐड करने के बाद भी ये हमारे पास एक सीक्वेंस ही चला जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया कि हम किस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर प्रोवाइडेड थे, हमने क्या किया देखो, यहाँ पे आपके पास जो a है वो जो हमारे पास a है इसकी वैल्यू कितनी आई 4 आई, राइट। तो 4 आई, 4 माइनस में a करना है तो a कितना है 3 है, इज इक्वल टू b माइनस a करेंगे यानी कि 5 माइनस में ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो 4 माइनस में 3 कितनी आएगी 1 आएगी, 5 माइनस में 4 कितनी आएगी 1 आएगी। तो हमें क्या करना होता है ताकि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल रहे, इस वजह से हम ये कंडीशन लगाते हैं कि जिस समय आप a माइनस a इज इक्वल टू b माइनस में a करते हो उस समय जो LHS और जो RHS आता है वो इक्वल आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो तो a है ना, दोनों जो a है इनको एक साइड कर दिया तो a प्लस में a हो गया, ये वाला a इस साइड चला गया तो माइनस a इस साइड था तो इस साइड आके प्लस a हो गया। तो a प्लस में a हो गया हमारे पास 2a और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में b। तो a प्लस में b हमारे पास 2 नंबर हैं, इनके बीच में एक नया नंबर ऐड करना है। तो ये नया नंबर कैसे ऐड करोगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड हो गए, यानी कि a जो नया नंबर ऐड किया जाएगा a प्लस में b डिवाइड में 2, यानी कि जिन नंबर के बीच में ऐड करना है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस गिवन है a, a1, a2, a3 अप टू an, और आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे मैंने b भी लिखा है, यहाँ पे छोटा a था यहाँ पे b था। ये क्या चीज़ लिखी है मैंने, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग नंबर लिखे हैं और मैंने आपको ये शो करने की कोशिश की कि इनके बीच में आप जितने भी चाहो उतने नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि इनको ऐड करने के बाद ये जो अर्थमेटिक मीन आप ऐड करने वाले हो इनको ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस है वो AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो b है ये क्या है आपकी, देखो यहाँ पे nth टर्म हो गई, nth टर्म तो यहाँ पे खत्म। अब nth टर्म के बाद ये क्या हो जाएगी, nth टर्म के बाद हमारी n+1 टर्म आती है, उसके बाद n+2 टर्म आती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो b टर्म है वो क्या आएगी, n प्लस में 2 टर्म आएगी और उसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हो b इक्वल्स टू a प्लस में, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। यहाँ पे हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अपनाया है, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपली हमने b को लिखा है। b को हमने कैसे लिखा है, देखो b की वैल्यू कैसे आएगी हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है, मैंने आपको बताया था कि 8 किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और उसके बाद ये वाली जो टर्म है, तो ये क्या हमारे पास n प्लस में 2 टर्म है, तो n प्लस में 2 ये हमारे पास n की जगह आ गया, माइनस में 1 किया हमने तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 1 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा a प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में n प्लस में 1 इंटू में d। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये एक तरीके से लास्ट टर्म की ही वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो एक्ट कर रहा है एज ए लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो आपके पास d है हमने इस तरीके से क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे हमें पता चल जाए कि इस तरीके से जब हमारे पास सीक्वेंस बनता है उस समय हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डी को हमने इस साइड रहने दिया, इस साइड बी था, ए इस साइड गया यानी कि माइनस ए, और डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में n प्लस में 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया था, सीक्वेंस मैंने आपको क्या दिया था कि जो 3 है आपको आपने क्या किया उसके बीच में 4 लगाया और मैंने आपको बोला था कि 3 और 5 के बीच में क्या आ सकता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालने के लिए बोलती हूँ, हमें पता है कि 1 है। ठीक है, निकाल के देखते हैं फॉर्मूले से, b माइनस में a करना है तो हमारे पास b कितना था, ये हमारे पास b था, ये हमारे पास a था, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस में 3 डिवाइड में n प्लस में। तो अभी जस्ट मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं वापस आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। ये हमारा b था, ये हमारा a था, इनके बीच में हमें एक नंबर लाना था। तो मैंने यहाँ पे आपसे एक ही नंबर मांगा था, तो यहाँ पे आपको n यानी कि n की वैल्यू कितनी चाहिए, आपको एक ही टर्म चाहिए इनके बीच में। तो n की जगह आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, प्लस में 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 2, डिवाइड में 1 प्लस 1 यानी कि 2, कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले से भी देख लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 आएगा। ऐसे भी हम बता सकते हैं 5 माइनस में 4 1, 4 माइनस में 3 यानी कि 1। तो इस तरीके से ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्या कर सकते हो, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज है ना उससे पहले जितना भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया रहता है ना उसको समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसको बार बार पढ़ोगे, नई नई चीज़ों को खोजोगे, खुद पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी है ये सब जो मैंने आपको समझाया ये सब ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आपको प्रोवाइडेड है ये सब मटेरियल। ठीक है, कोई रेफरेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से समझो, अच्छे से जब समझ आ जाए उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाया करो, तब एक्सरसाइज को सॉल्व किया करो। जो एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़े ट्रिकी भी होते हैं उसके अंदर, ताकि आपको
आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 9.2 नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो नेक्स्ट पेज है इस पे मैंने एक्सरसाइज 9.2 लिख दी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2। इसी वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। आपको क्या बोला है कि 1 से लेकर 2000 जो 1 है, ये जो इंटीजर की एक हमारे पास सीक्वेंस है, एक जो हमारे पास एक कैटेगरी है 1 से लेकर 2001 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसके अंदर जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं आपको क्या करना है, उनका सम यानी कि उनको ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपको फाइंड करनी है। देखो, अगर मैं आपको सिंपली बोल देती हूँ कि 1 से लेकर के 5 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं, जितने ऑड इंटीजर हैं, उनका सम मुझे बताओ, तो आप बहुत ही इजीली उनको बता सकते हो कि हाँ भाई हमने लिख दिए, थोड़े से ही थे, हमने इनको ऐड करके बता दिया। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमें इतना बड़ा सेट गिवन हो, इतना बड़ा हमें एक कैटेगरी गिवन हो कि 1 से 2001 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर आते हैं उनका सम बताओ। अब यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप लगे हुए हो पेपर के अंदर बैठ के सारे नंबर लिख रहे हो उनके बाद उनको ऐड कर रहे हो, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो पूरा पेपर ही छूट जाएगा, ये करते रह जाओगे, ऐसा नहीं करना है। अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था सम कैसे निकालते हैं, तो वही सब हमने जो सीखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको जो गिवन है, देखो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाती हूँ ताकि आपके लिए भी इजी रहे। इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर। अब अगर मैं पूछूं कि इनके अंदर क्या इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 से लेकर के 2001 तक गिवन है, तो ये दोनों तो हमारी बात खत्म ही हो गई, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर ही होने वाले हैं, ये बात तो क्लियर हो गई है। तो 1 से स्टार्ट होंगे यहाँ पे। अब मैंने ये नहीं लिखा कि इवन की बात कर रही हूँ या हम ऑड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे इंक्लूड होंगे 1 से 2001 के बीच में। ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 भी इसमें ऐड होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, इसी तरह क्या रहेगा, चलता रहेगा और 2001 तक होगा, क्योंकि आखिरी हमें लास्ट टर्म गिवन है कि 2001 ही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि ऑड इंटीजर इनमें कौन कौन से हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इवन है यानी कि जो 2 से डिवाइड होते हैं उन सबको कैंसिल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर। अगर ऑड इंटीजर की बात करें तो ऑड इंटीजर में 1 होगा, ऑड इंटीजर में 2 नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, इसी तरह वो सारे नंबर आएंगे जो क्या है, ऑड है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1999 भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हमारा एक ऑड इंटीजर है। और हमारा 2001 आएगा, बीच में 2000 नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके का एक पेयर बनेगा। ये वाली टर्म मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाई है क्योंकि ये लास्ट टर्म से पहली वाली टर्म है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना है, ये जो आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, क्या ये एपी का जो हमारी कंडीशन होती है उसको वेरीफाई करता है। उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस चाहिए। जी हाँ, हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, हर के जो कंसेक्यूटिव टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्डर फॉलो करे और जो पहली वाली टर्म थी उसके बाद आई, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कंसेक्यूटिव नंबर की, नंबर्स विच फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर विदाउट गैप्स, ऐसे नंबर जो बिना किसी गैप की, जैसे कि 1 2 3, ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। क्यों है, क्योंकि बिना किसी गैप के एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर अगर एक कॉमन डिफरेंस है तो इनके बीच में भी कोई गैप नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उस समय कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये जो कंसेक्यूटिव एक टर्म है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस बना है, क्या ये एपी को फॉर्म करता है, उसके लिए आपको डी यानी कि कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। 3 माइनस में 1 2 है, 5 माइनस में 3 भी 2 है। आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी एज डिफरेंस बिटवीन द consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं इनके बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। क्या है वो, 2 है, इसलिए क्या है ये हमारे पास एपी में है। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ पे एपी क्या बना उसको भी लिख लेते हैं। 1 मिनट इसको ऊपर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सो
द AP इज, तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा 2001 तक चलेगा। और सारे जो यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर टर्म होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। तो जो लास्ट टर्म है उससे पहले वाली टर्म होगी 1999 और लास्ट टर्म है हमारी 2001, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो ए है, ए क्या बताया था मैंने नोटेशन के समय कि फर्स्ट टर्म, आप इसे A1 भी लिख सकते हो और सिर्फ ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ए से डिनोट करती हूँ। ए क्या है, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारी पहली टर्म है। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पहली टर्म क्या है, तो 1 क्या है हमारे पास पहली टर्म है। अगर मैं बात करती हूँ कॉमन डिफरेंस की, किस चीज़ की अगर मैं बात कर रही हूँ, कॉमन डिफरेंस की, जिसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं, है ना। ये भी मैंने नोटेशन में बताया था। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं 3 माइनस में 1 कर दो या फिर 5 माइनस में 3 कर दो, ओके। तो डी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो आप किसी भी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर सकते हो और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 3 माइनस में 1 कर देते हैं, ये क्या किया, A2 माइनस में A1 किया हमने। कितनी वैल्यू आई, 2 आई, यानी कि जो D है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास 2 है। और लास्ट टर्म क्या है, L, यानी कि L क्या होता है, लास्ट टर्म। ये सब मैंने आपको नोटेशन के समय बताया है इंट्रोडक्शन में। तो L यानी कि लास्ट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है 2001। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कितनी यहाँ पे टोटल टर्म्स हैं, तभी तो आप उसका सम फाइंड कर सकते हो ना, कि जब आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके पास 1 से लेकर के अगर आपके पास 10 नंबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने के लिए दो हमारे पास अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। ये अगर मैं पूछूं कि इनके बीच में कितने टर्म है तो आप इजीली काउंट करके बता सकते हो। अगर यहाँ पे मैं पूछूं कितने टर्म प्रेजेंट है, 1 2 3, यहाँ के 3 टर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब आपको जब पता होगा कि टोटल आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तभी आप बता सकते हो ना कि जो टोटल टर्म्स है उनका एडिशन है, उनका सम क्या है। तो यहाँ पे भी आपको हमने ये तो दे दिया कि 1 से लेकर के 2001 तक हमारे पास सेट है, और साथ ही में हमने बोल दिया कि एक हमारे पास ऐसा एपी है हमारे पास जिसके अंदर जो ऑड इंटीजर्स हैं उनका हमें सम बताना। अब हमें तो नहीं पता ये टोटल कितने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट वी विल, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n। जो n होता है ये किस चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को करता है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म का क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, ये भी समझाया था, और वो क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है ना। अब यहाँ पे जो an है ये क्या है, nth टर्म है, यानी कि जनरल टर्म है। और यहाँ पे जो nth टर्म है वो कौन सी है, वो है 2001। जो लास्ट वाली टर्म है वो nth टर्म है। nth टर्म किस लिए मानते हैं, जो आखिरी वाली टर्म होगी उसी को डिनोट करते हैं ना हम। तो यहाँ पे nth टर्म जो है, देखो मैं लिखती हूँ, ये जो an है सबसे पहले तो ये क्या है, nth टर्म है, और यहाँ पे nth टर्म क्या है, 2000 में 1 है, और ये जो nth टर्म है इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। और जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो an है ये किस चीज को डिनोट करने वाला है, ये लास्ट टर्म को डिनोट करने वाला है, यानी कि इस समय an के इक्वल l भी है जो है हमारा 2001, और a की वैल्यू हमने देखी हमारी 1 है, यहाँ पे 1 है ना हमारी a1 की वैल्यू जिसे हम a कह सकते हैं, और d हमारा कॉमन डिफरेंस हमने कितना फाइंड किया, 2 है। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे a1 की an की जगह हम लिख सकते हैं 2001, तो यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2001 इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो a कितना है, 1 है, प्लस में n माइनस में 1 करना है, तो n जो है, अब बताओ मुझे n यहाँ पे कितना है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि n कितना है, n ही तो हमें फाइंड करना है कि n क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तभी ये जो n है जो इसकी वैल्यू आएगी वही तो हमें बताएगी कि भाई ये हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n को ऐसे ही रहने देना है और d की जगह 2 लिख देना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 2001 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 2n माइनस में 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको और उसके बाद फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2n, ये है 2001, 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, -1। अब जो -1 है आपके पास उसको क्या करो, इस साइड ले जाओ। इस साइड क्या बचेगा, देखो इस साइड आपके पास 1 माइनस में 2 बचेगा, यानी कि -1। यहाँ पे क्या आएगा, -1 इस साइड जाएगा तो +1, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2002, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2002 डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड हो गया, यानी कि 1001, यानी कि आपके पास n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है,
अब आपके पास 1001 है, यानी कि अब ये जो 1001 आपके पास टर्म्स हैं इनका आपको सम फाइंड करना है। ये सारी क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब क्या लिख दिया, यहाँ पे अब मैंने जो सम के लिए n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1001 है, यानी कि जो 1001 है इनका सम क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है। अगर लास्ट टर्म हमें नहीं पता होती तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते, फिलहाल यहाँ पे हमें पता है तो नेक्स्ट पेज पे वैल्यूज पुट करते हैं और सम को फाइंड करते हैं, जो इस क्वेश्चन में हमें करना था। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जहाँ पे n कितना है हमारा, ये है 1001, यानी कि इतनी जो टर्म है ये सारी क्या है, ये हमारे पास ऑड इंटीजर है, हमें इन्हीं का फाइंड करना है सम। और यहाँ पे हमें लास्ट टर्म कौन सी गिवन है, 2001 है, और a1 यानी कि फर्स्ट जो टर्म गिवन है हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जो ap है वो हमें क्या गिवन है, 1 से लेकर के 2001 तक हमारे पास इनके बीच में क्या है जो ऑड इंटीजर है उसके पास हमारे पास वो हमारे पास ap है, यानी कि क्या है 1 है, 3 है, 5 है, फिर यहाँ पे चलते चलते 1999 है, और उसके बाद क्या है 2001 है। ये हमारे पास एक एपी है, हमें क्या करना है, इसका एडिशन फाइंड करना है। हमने देखा कि ये जो टर्म है जब इनको कैलकुलेट करोगे एक एक टर्म को, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 1001। अब इनका हमें एडिशन फाइंड करना है, यानी कि सम फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे एल यानी कि लास्ट टर्म क्या है 2000 हमारे पास 1 है, और हमारी फर्स्ट टर्म ए यानी कि 1 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो सम ऑफ एन, यहाँ पे आप ये जो एस एन है, यहाँ पे छोटे वाले जो एन है इसकी जगह 1001 भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम एन ही लिख देते हैं। यहाँ पे एन की जगह कितना आएगा, ये आएगा 1001 डिवाइड में 2, ए प्लस में एल, तो ए कितना है 1 है, प्लस में एल कितना है, एल है हमारे पास 2000 में 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 1001 डिवाइड में 2 इंटू में ये हो जाएगा 2000 में 2, ये वैल्यू आ गई। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया, यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी आएगी 1001 इंटू में 1001। इनको आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि सम ऑफ 1001 टर्म्स जो आने वाला है, जिसके अंदर सारी टर्म हमारी क्या है, ऑड हमारे पास इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू आएगी 10020001। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 इज 10020001। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हेंस द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 इज कितना आया, ये आया 10020001। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब देखो जो क्वेश्चन है ना उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। अभी यहाँ पे क्या गिवन है, बिटवीन गिवन है। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, वापस से उसको अगर एक बार पढ़ते हो तो क्या गिवन था, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम गिवन था, ठीक है। और यहाँ पे बिटवीन गिवन है, दोनों में काफी अंतर होता है। फ्रॉम 1 to 2001 फ्रॉम गिवन था, यानी कि आप यहाँ पे 1 और जो 2001 है उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे बिटवीन गिवन है, यानी कि इनके बीच वाले नंबर ही हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एपी के अंदर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि इनके बीच में ऐसे नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल है 5 के, यानी कि 5 के, आपको उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो इसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई मुझे बताओ कि जो 5 होता है, जो 5 होता है, उसके मल्टीपल कैसे होते हैं, तो उसके मल्टीपल होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना, सही बात है। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको बिटवीन गिवन है कि आपको क्या करना है, 100 और यहाँ पे 1000 के बीच में जो नंबर आएंगे जो मल्टीपल है 5 के, आपको क्या करना है, उनका एडिशन यानी कि उनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीपल्स of 5 between 100 and 1000। अब इन दोनों को तो काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच वाले नंबर को ही काउंट करेंगे। तो इनके बीच वाले नंबर यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपके पास 105, उसके बाद आएगा 110, उसके बाद 115, इसी तरह चलता रहेगा।
अब आखिरी में ये वाला तो काउंट करेंगे ही नहीं आपने कि इससे पहले वाला जो नंबर आता है जो 5 का क्या हो मल्टीपल हो वो होता है 995। तो यहाँ तक आपके पास क्या बनेगा, एक एपी बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। और इससे पहले वाला क्या नंबर होगा, क्योंकि अगर ये लास्ट टर्म होगी तो इससे पहले वाली हमें एक लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पे 990 होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। यहाँ 90 है, उसके बाद 95 आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सारे वो नंबर हो गए जो लाई करते हैं बिटवीन 100 एंड 1000 और क्या है मल्टीपल है हमारे पास 5 के। अब ये जो आपके पास एक सीक्वेंस आपने लिखा है, क्या ये एक एपी है? अगर ये जो एपी है, अगर इसके बीच में अगर ये जो सीक्वेंस है ना, ये अगर आपका एपी तभी कहलाएगा जब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप देखते हो तो इनको माइनस करते हो किसी भी टर्म को दूसरी टर्म से, तो क्या आता है 5 आता है, यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके लिए जो हमारा डिफरेंस है क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी कि जो सीक्वेंस है ये बनाता है हमारे एपी को। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस sequence forms an AP as difference between the consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट। है ना, बात समझ में आ गई कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या कांस्टेंट है हर एक टर्म के बीच में, इसलिए जो हमारे पास सीक्वेंस है वो एपी को फॉर्म करता है। अगर अब आप ये देखते हो कि हमारे पास क्या है 105 है, फिर 110 है, उसके बाद 115 है और उसके बाद क्या है 990 है, उसके बाद लास्ट हमें 995। अगर अब आप देखते हो तो यहाँ पे ए क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 105 है हमारे पास। अब जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना आएगा 110 माइनस में 105 यानी कि 5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। एल यानी कि लास्ट टर्म कितनी है 995 है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज हमारे पास प्रोवाइडेड है। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो कुल मिला के ये जो आपके पास एक सीक्वेंस बना है इसके अंदर एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे यूजिंग nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है या फिर कह लीजिए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उसकी मदद से n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले सीक्वेंस लिख दिया। ये हमारा एपी में फॉर्म हुआ था, ये सीक्वेंस इसने एपी को फॉर्म किया था, जहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 105 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है और उसके बाद हमारा एल यानी कि लास्ट टर्म क्या है 995 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना है हमें ये सारी टर्म्स का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कैसे मिलेगी nth टर्म के फॉर्मूले से। यहाँ पे जो ए एन है ये क्या है nth टर्म है और यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पे लास्ट टर्म की तरह काम कर रही है, यानी कि यहाँ पे एल के इक्वल है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 995 है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है, ए की वैल्यू लिख दी है और जो एन है ये तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और डी कितना है हमारे पास 5 है और यहाँ पे जो एल है यानी कि लास्ट टर्म जो यहाँ पे ए एन के इक्वल है वो कितनी है 995 है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 995 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 105 है प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, तो d कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 995 इज इक्वल्स टू 105 प्लस में ये हो जाएगा 5n माइनस में 5। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है आप सिंपली इससे क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जो n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो बाकी की वैल्यूज है उनको एक तरफ, तो ये हो जाएगा 995। अब ये आपके पास देखो 105 माइनस में 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 5n बचेगा, 5n को इस साइड रहने दो, प्लस में 100 इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 995 है, ये प्लस 100 है, इस साइड जाके माइनस में 100 बन जाएगा, यानी कि 5n इज इक्वल्स टू 895 हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी आएगी 895 डिवाइड में 5 आएगी, यानी कि कितनी आएगी 179 आएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 179 है। अब आपने क्या करना है कि अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां मैं लिख देती हूं फॉर फाइंडिंग सम वी यूज द फॉर्मूला। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूले से भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, एल या जो लास्ट टर्म वाला है ना वो वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 995 हमें पता है कि लास्ट टर्म आएगी, लेकिन आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट टर्म वाला सॉल्व करके दिखाया था उस फॉर्मूले से, इस वाले में दूसरे वाले से करते हैं, यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ऊपर कर लेती हूँ।
हाँ अब ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पे आपको एस एन फाइंड करना है। एन यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है, 179 आई है। डिवाइड में ये आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू में ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 105 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आई है 179 माइनस में 1 इंटू में कितना आएगा, डी आएगा। और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो वैल्यू है तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 179 डिवाइड में 2। आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 210। ये हो जाएगी प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 178 इंटू में 5 है ना। अब ये हो जाएगा 179 डिवाइड में 2। यहाँ पे वैल्यू आएगी 210। इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये हो जाएगा 890। अब ये वैल्यू आएगी 179 डिवाइड में 2। इनको ऐड करते हो तो आपके पास आती है 1100। अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 5 से, ये 5 और ये 0। आपके पास ये वैल्यू आ गई है ना। अब आपने करना क्या है कि अब आपके पास एस एन यानी कि सम ऑफ गिवन टर्म्स आ जाएगा। सम ऑफ टोटल टर्म्स आ जाएगा कितना, 179 इंटू में 550, जिसकी वैल्यू आएगी 98450 यानी कि 98,450। ये क्या है आपके पास सम आया है। किस चीज़ का सम आया है, ये आया है कि उन सारे नेचुरल नंबर का सम आया है जो लाई करते हैं बिटवीन 100 एंड 1000 एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं कैपिटल एन का यूज कर रही हूँ, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5 is 98,450। ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पेज पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 20th टर्म इज -112। आपको क्या बोला है, एक एपी है जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 2 है, और आपको बोला है कि जो पहली 5 टर्म्स है, फर्स्ट जो 5 टर्म्स है उनका जो सम है ये किसके इक्वल है, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि A1 से A5 तक क्या है, इक्वल है हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। और आपको शो क्या करना है यहाँ पे कि ये जो एक एपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारी 2 होगी और जिसकी पहली 5 टर्म नेक्स्ट 5 टर्म की 1/4 होंगी, आपको शो करने की उस एपी के 20th टर्म क्या है, यानी कि A20 क्या है, -112 है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपको जो जो गिवन है सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है यहाँ पे आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और ये क्या है हमारी 2 है ना, ये आपको प्रोवाइडेड है। और आपको ऑल्सो यहाँ पे साथ ही में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। आपको क्या गिवन है कि जो पहली 5 टर्म है उनका जो सम है ये किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के इक्वल है। अगर आप मानते हो कि जो पहली 5 टर्म्स है ये क्या होंगी, A1 A2 A3 A4 और A5 होंगी, है ना। तो इस साइड हम लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस में A5 होंगी, और ये किसके इक्वल है, 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसके बाद वाली 5 टर्म्स कौन सी आएंगी, A6 प्लस में A7 प्लस में A8 प्लस में A9 प्लस में A10, है ना। ये क्या आ गई, नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गई, ये इसके इक्वल है, मतलब हमें ये गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू में सम ऑफ 6th to 10 टर्म्स, क्योंकि 6 से लेकर के 10 टर्म्स है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे क्या आएगा, यह है सम ऑफ 6 to 10 टर्म्स, यानी कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ 6th to 10th टर्म्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमने अभी तक वो लिखा है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड था, तो हमने ये लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक और नए तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो सम ऑफ 6 to 10 टर्म्स क्या हुई, या फिर क्या आप कह सकते हो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हुए, कि जो टोटल यहाँ पे 10 टर्म्स होगी, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स A1 से लेकर के A10 तक आपके पास क्या होगी, टोटल टर्म्स होगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि जो 10 टर्म्स है टोटल, उनमें से हमने क्या किया, पहले 5 वाले टर्म्स को माइनस किया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 5 टर्म्स
इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे क्या है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आप क्या करते हो 10 में से माइनस में 5 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 और नई टर्म्स आएंगी, है ना। तो वही हमने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास कितने, ये टोटल आपके पास 8 है, यानी कि आपने क्या किया, जो टोटल हमारे पास 10 टर्म्स का सम आएगा उसमें से हम ये जो 5 है उनको माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस में सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 4 है यहाँ डिवाइड में है, इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस में सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है जी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो S5 है यानी कि सम ऑफ 5 टर्म्स है, यहाँ माइनस में है, इधर भी S ऑफ 5 है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, जो सेम हमारे पास टर्म्स है उनको एक साइड करेंगे और जो अलग है उनको एक साइड। तो यहाँ माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस में सम ऑफ 5 टर्म्स, इसके साथ में क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ 10 टर्म्स। अब 4S5 और प्लस में 1S5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू में सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 10 टर्म्स। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले जो 5 टर्म्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या करेंगे, फाइंडिंग, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो कैसे निकालते हो, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d करके निकाल सकते हैं, जिससे हमें लास्ट टर्म प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो यहां लिख देते हैं वी नो दैट, हमें पता है, ये क्या पता है हमें कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, ये होता है हमारा n डिवाइड में 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है आपके पास, है ना। अब यहाँ पे इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करने वाले हैं SN। यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये SN के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, S5 करना है। जिस समय हमें फर्स्ट टर्म क्या प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन के अंदर आपको a की वैल्यू 2 प्रोवाइडेड है, यहाँ पे n की वैल्यू S5 करेंगे तो 5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, S5 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू हमें 2 प्रोवाइडेड है और n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, ये हो जाएगा 2 इंटू में a यानी कि 2 इंटू में 2 प्लस में 5-1 इंटू में d। अभी यहाँ पे हमें d तो पता है नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 4d। ठीक है, अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये क्या भी एक साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये जो 5/2 है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 5/2 है इन दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू में 4 डिवाइड में 2 प्लस में 5 इंटू में 4d डिवाइड में 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये जो 2 और 4 है ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास S जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हो जाएगा 10 प्लस में 10d, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। आपको बात समझ में आ रही है हमने कैसे किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे S5 हमने फाइंड कर लिया है। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 भी फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ लिख दिया फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 5 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे अब हम S10 फाइंड आउट करने वाले हैं, तो SN ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो अगर कंपेयर करते हो तो SN है, यहाँ पे N की जगह कितना होगा, 10 होगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइडेड है कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A क्या है वो 2 है, ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो S10 की वैल्यू आएगी 10/2, 2 इंटू में 2 प्लस में ये हो जाएगा 10-1 इंटू में d, है ना। ये आपके पास वैल्यू आएगी, इसको और सॉल्व करते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सीधा ही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 9 इंटू में d। अब ये जो 5 है ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू में 4 हो जाएगा 20 प्लस में 5 9 हो जाएगा 45d। अब ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे दो। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी 5 इंटू में सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी, तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 5 इंटू में सम ऑफ जो हमारे पास 5 टर्म्स आया यानी कि S5 आया, वो आपके पास मैंने इसे पहले वाले पेज में निकाला था, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। वो आया था 10 प्लस में
10 इंटू में डी, अब इज इक्वल्स टू S10 हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आती है 20 प्लस में 45D। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है और फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे D की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जब D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद हम शो कर पाएंगे कि जो A20 है वो क्या है, -112 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 50 प्लस में 50D इज इक्वल्स टू 20 प्लस में 45D। ठीक है, अब ये जो D वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं और बची हुई टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। तो आपके पास ये है 50D, ये यहाँ पे प्लस 45 है, इस साइड जाएगा तो -45D इज इक्वल्स टू ये जो 20 है ये इस साइड रहेगा, ये 50 इस साइड आएगा तो -50, ये हो जाएगा आपके पास 50 माइनस में 45D यानी कि हो जाएगा 5D इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -30। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी। ठीक है ना, 5 इस साइड -30 की जब डिवाइड में जाएगा तो 5 6 होता है 30 और यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 20th टर्म 20 जो टर्म है A20 वो फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ टू फाइंड 20th टर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस में d, जहाँ पे आपके पास जो an है वो क्या आपकी nth टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है, हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, d हमने -6 यहाँ पे फाइंड किया और हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म यानी कि A20 फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो A20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस में 1 इंटू में d, अब d कितना है हमारे पास, माइनस में 6 है ना। अब ये वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 19 इंटू में -6, अब ये हो जाएगा 2 माइनस में 114, अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, -112, यानी कि आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर ए जो 20 यानी कि 20th टर्म कितनी आई है, -112 आई है और यही आपको फाइंड करना था जो आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। तो यहाँ लिख देते हैं 10 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस, या फिर आप यहाँ पे एपी का जो इस्तेमाल है वर्ड का वो भी कर सकते हैं। देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -112, हेंस प्रूव्ड। यही आपने यहाँ पे प्रूव करना था और आपने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है जिसके अंदर आपको 3 टर्म्स प्रोवाइडेड है और यहाँ पे डॉट का मतलब है कि ये एपी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर इन्फिनाइट मेनी टर्म्स है। ठीक है, तो -6 इसका आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके बाद -11/2 और उसके बाद -5 प्रोवाइडेड है। आर नीडेड टू गिव द सम -25। आपको क्या पूछा है कि आपको कितने टर्म्स चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, n, यानी कि आपको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। आपको पता करना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आपको टर्म्स चाहिए इस एपी के अंदर, ताकि उनका जो सम है वो कितना है, -25 आए। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले एपी इज ऑफ द फॉर्म, ये जो एपी आपको किस फॉर्म में गिवन है, -6 -11/2 -5 और ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको ए यानी कि आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है -6 और आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, आप a2 -a1 कर सकते हैं, a3 -a2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे अलग अलग टर्म्स प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। आप क्या निकाल सकते हो, इसको a2 माइनस में a1 करके निकाल सकते हो, ये निकालते हैं हम यहाँ पे। तो a2 की वैल्यू है -11/2, माइनस में a1 है जी आपका -6, अब ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 और ये हो जाएगा प्लस में 6। अब यहाँ पे 2 को एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -11 प्लस में 12 यानी कि 1/2। तो जो आपका d है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जो n टर्म्स है उसके लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको सम ऑफ टर्म कितना गिवन है, एंड सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको Sn यहाँ पे क्या गिवन है कि -25 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड n, यानी कि आपको n फाइंड करना है कि कितने आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इस एपी के अंदर जिनका सम Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आना चाहिए, -25 आना चाहिए। अब हमें पता है, वी नो दैट
क्या पता है भाई आपको पता है कि Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ पे होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d। यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, Sn की वैल्यू आपके पास -25 है। यहाँ पे n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म -6 है आपके पास, और यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास 1/2 आई है। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ हेयर। यहाँ पे आपको Sn की वैल्यू -25 है आपके पास, और आपके पास a की वैल्यू है -6 एंड आपके पास d की वैल्यू है 1/2। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो ये आपके पास हो जाएगा -25 इज इक्वल्स टू n/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में -6, ये हो जाएगा प्लस में n-1 इंटू में 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे है -25 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा -12, अब ये हो जाएगा प्लस में n/2 माइनस में ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये जो दो हमारे पास टर्म है कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे n नहीं है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगी, देखो n/2 यहाँ पे है। अब ये है आपके पास -12 माइनस में 1/2, ये आपके पास है। यहाँ पे अगर आप 2 को एलसीएम लेते हो तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी बस -24 माइनस में 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा -25 डिवाइड में 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले n/2 लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास -25/2। ये कैसे हमने सॉल्व किया, हमने इसको, ये जो -1/2 है और ये जो -12 है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और आपके पास -25/2 आ गया है। तब ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। अगर हम इसको इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -25 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे n ये बच गया, और यहाँ पे है n/2 माइनस में 25/2। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -50, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 2 है ना इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा n-25। अब ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -50 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n² माइनस में 25n। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा आपके पास -100 इज इक्वल्स टू n² माइनस में 25n। अब ये जो वैल्यू आई है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो -100 को इस साइड ले लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगी n² माइनस में 25n प्लस में 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, n² माइनस में 20n माइनस में 5n, और ये है प्लस में 100 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको लिख सकते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस में 20 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे आप -5 को कॉमन ले लो, n माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी n की, एक आएगी n-5 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी आएगी n माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो n के पास हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, n को 5 भी ले सकते हो यानी कि 5 भी ले सकते हो, और n को 20 ले सकते हो। यानी कि आप क्या करो, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 जो आपके पास टर्म्स आएंगे उनको ऐड करोगे तो भी आपके पास -25 सम आएगा, और अगर आप 20 टर्म्स को ऐड करोगे तो भी आपके पास ये जो एपीएस का सम क्या आएगा, -25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस n is equals to 5, 20, both values gives the required sum। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि अगर आप 5 जो टर्म है इस एपी के अंदर जो हमें प्रोवाइडेड था, अगर आप उसकी पहली 5 टर्म्स को भी ऐड करोगे तो सम आएगा -25, और अगर आप उसकी 20 टर्म्स को ऐड करोगे तो भी सम आएगा -25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एपी इफ pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first p into q terms is 1/2 into में pq plus 1 where p is not equal to q। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन है बड़ा ही सिंपल। ठीक है, इसको समझना है बस, और उसके बाद ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखो, एक एपी है जिसकी pth टर्म 1/q है और जिसकी qth टर्म 1/p है। ये थोड़ा उल्टा गिवन है ना, इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूजन टाइप हो जाता है। ध्यान से सुनो, जो pth टर्म है वो 1/q है और जो qth टर्म है वो 1/p है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि जो पहली p इंटू में q टर्म्स होंगी उनका सम क्या होगा, 1/2 इंटू में pq प्लस में 1 होगा। और कंडीशन ये है कि जो p और q होंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ।
इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वी नो दैट, देखो हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, जो इंट्रोडक्शन हमने देखा है उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। वी नो दैट, हमें पता है कि अगर हम ए एन यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर आप इसको लास्ट टर्म के फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला भी होता है। और यहाँ पे आपको nth टर्म की तरह यहाँ पे यूज करना है, आप इसको एज अ लास्ट टर्म फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है फॉर्मूला। जहां पे ये जो an होता है ये क्या होता है, nth टर्म होता है, और जो हमारा n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये जो a दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट टर्म है, और जो d है ये क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है ऑफ AP, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है अब हम वो लिख लेते हैं। एक मिनट इसको नीचे कर देती हूँ। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, अब जो लिखना है ना, यहाँ से सारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस लिखना ढंग से है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और उसके बाद जो जो बोला है वो लिखते जाना है। इट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि जो पीथ टर्म है वो क्या है हमारी, वो है 1/Q, एंड और हमें क्या गिवन है, हमारी जो क्यूथ टर्म है वो क्या है, इज 1/P है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, पीथ टर्म गिवन है, हम ए एन लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग टर्म होता है। तो यहाँ पे पीथ टर्म गिवन है, यानी कि ये क्या गिवन है, ए यहाँ पे टर्म की जगह पी आ जाएगा, और ये आपको क्या गिवन है, 1/Q गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में n-1, तो n की जगह क्या आएगा, p-1 इंटू में d आएगा, और d हमें पता नहीं है, और ये किस चीज के इक्वल चल रहा है, ये 1/Q के इक्वल चल रहा है। आप ये जो इतनी सी वैल्यू है ना, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। इसी तरह आपको क्या गिवन है, आपको क्यूथ टर्म भी गिवन है, यानी कि a आपको q भी गिवन है, और ये किसके इक्वल गिवन है, 1/P के। तो इसको लिख सकते हो a प्लस में n-1, तो n की जगह क्या आएगा, q-1 इंटू में d, और ये है 1/P के इक्वल। आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस p-1 इंटू में d, और इसमें से हम माइनस करने वाले हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन को, यानी कि माइनस में a प्लस में q-1 इंटू में d, तो ये हो जाएगा 1/Q माइनस में 1/P। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस में p-1 इंटू में d, ये हो जाएगा माइनस a माइनस ऑफ q-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/Q माइनस में 1/P, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये जो d है ये आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। a प्लस में dp माइनस में d माइनस में a माइनस में dq, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जो QP है या फिर PQ कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा P माइनस में Q। अब ये D और D कैंसिल हो गए, A और A हमारे पास कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये बचा DP माइनस में DQ इज इक्वल्स टू P माइनस में Q डिवाइड में PQ लिख लो या फिर QP लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे D कॉमन ले लो, P माइनस में Q बचेगा इज इक्वल्स टू P माइनस Q डिवाइड में PQ। अब ये आपके पास बचा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप D की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे जो आपके पास P माइनस में और P माइनस में Q है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो P माइनस Q और P माइनस Q ये कैंसिल हो गए, तो D की वैल्यू आएगी 1/PQ। ये आपके पास क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट टर्म दैट इज A। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, इसलिए हम पहले फर्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया है नाउ फाइंडिंग फर्स्ट टर्म दैट इज A। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे। D की वैल्यू अभी अभी हमने जस्ट फाइंड किया, D यानी कि कॉमन डिफरेंस 1/PQ इसकी वैल्यू है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी या सेकंड थी, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड के अंदर D की वैल्यू को पुट कर सकते हो और आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग D इज इक्वल्स टू 1/P इंटू में Q इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस में P माइनस में 1 इंटू में D, यानी कि इंटू में आपके पास यहाँ पे D की जगह हो जाएगा 1/P इंटू में Q इज इक्वल्स टू 1/Q, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।
इसको एक बार मैं नीचे कर लेती हूँ। अभी आपके पास देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये है a प्लस में, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो p माइनस में 1 डिवाइड में पी क्यू, या फिर QP भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आप क्या करो, देखो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ये जो पी क्यू है ये क्या कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी कर रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये 1 में q के इक्वल चल रहा है, ये है a, आप इसको ऐसे लिख सकते हो p डिवाइड में पी क्यू माइनस में 1 डिवाइड में पी क्यू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बस मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, तो ये आपके पास 1 में q के इक्वल क्या आएगा, a प्लस में p और p कैंसिल, यानी कि 1 में q, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस में 1 में पी क्यू, ये आपके पास वैल्यू बची है। यहाँ पे हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, यहाँ से आपस में कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो माइनस 1 में पी क्यू है ये उस साइड चला जाएगा, यानी कि प्लस में 1 में पी क्यू, ये आपके पास a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। ये क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, यानी कि जिसे हम छोटे a यानी कि स्मॉल लेटर a से डिनोट करते हैं। अब आपके पास ये a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास a और जो d की वैल्यू आई है वो क्या आई है, सेम आई है। अब हमको क्या शो करना है कि जो फर्स्ट पी क्यू टर्म है उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 1/2 इंटू में पी क्यू प्लस में 1 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले 10, a is equals to 1 में pq and d is also equal to 1 में pq. we need to find लिख लो या फिर शो लिख लो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमें शो ही करना है, ऑलरेडी हमें प्रूव करना है एक तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है कि हमें क्या चीज शो करनी है, तो फाइंड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ शो कर रहे हैं। वी नीड टू शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 इंटू में PQ प्लस में 1, ये आपको शो करना है। इसका मतलब क्या शो करना है, इसका सम शो करना है, किसका, PQ का, यानी कि सम ऑफ PQ शुड इक्वल टू 1/2 इंटू में PQ प्लस में 1। सो बेसिकली ये आपने यहाँ पे शो करना है। आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि SN, यानी कि SN क्या होता है, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n डिवाइड में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। यहाँ पे आपके पास n की जगह क्या है, PQ है, और हमारे पास जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की 1 में PQ है, और d कॉमन डिफरेंस v क्या है, 1 में PQ है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा सम ऑफ PQ टर्म्स विल बी, ये हो जाएगा आपके पास n यानी कि PQ डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू में एक ही जगह लिखेंगे 1 डिवाइड में PQ, प्लस में n की वैल्यू आएगी PQ माइनस में 1 इंटू में 1 में PQ। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब देखो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इनको अच्छे से सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ पे जो 1 में PQ है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ये हमने यहाँ लिख दिया, प्लस में ये हो जाएगा PQ डिवाइड में PQ, ये हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड में PQ, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब आप क्या करो, पूरे में ही एलसीएम ले लो, एक ही साथ में एलसीएम ले लो, यहाँ पे कैंसिल मत करना, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे कैंसिल, ताकि और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, क्योंकि बाद में लास्ट में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस समय एलसीएम क्या है सेम है उसी से हमें ले लें। तो यहाँ पे PQ अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और तरीका क्या है, क्या 1 अपॉन में जो PQ है उसको बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में PQ माइनस में 1 डिवाइड में PQ, यहाँ पे PQ से PQ कैंसिल कर देते हैं, 2 माइनस में 1 यानी कि 1 और PQ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 माइनस में 1 1, और ये आपके पास क्या है, PQ प्लस में 1 है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, देयरफॉर S यानी कि सम ऑफ PQ टर्म्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में PQ प्लस में 1, यही आपको प्रूफ करना था, जो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रूफ हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें जो बोला था शो करने के लिए हमने शो कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं, साथ ही में जो इंट्रोडक्शन समझाया है, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।